हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और आज से मैं आप सबों के लिए पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 10th का ज्योग्राफी। और ये क्लास 10th के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर है। और वह सभी बच्चे जो अपनी परीक्षा की तैयारी 2023 और 2024 के लिए कर रहे हैं, यानी कि वो अपनी परीक्षा 2024 में देने वाले हैं, उनके लिए ये पूरा वीडियो है। और ये ज्योग्राफी के पहले चैप्टर का ये पहला क्लास है। और ये पहले चैप्टर का नहीं बल्कि पूरे ज्योग्राफी का ये पहला क्लास है। तो ऐसे ही मैं फर्स्ट क्लास, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 1, 2, 3 करके पर डे एक एक क्लास अपलोड करते रहूँगा। और आप पर डे एक वीडियो को देखकर बड़े ही आसानी से अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं वह भी मैं बताऊंगा कि वो क्वेश्चन आंसर आप कहाँ से लिख सकते हैं। न केवल मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बल्कि मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स भी तैयार करूंगा, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा बुक मैं पढ़ा रहा हूँ? यहाँ जो आपको बुक दिख रहा है ये है वो बुक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समकालीन भारत भाग 2। और अगर आपके बोर्ड में ये बुक चल रहा है तो ये पूरा वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मैं इसी बुक को पढ़ाने वाला हूँ पूरा डिटेल में एक एक क्लास करके। तो अगर आप ये वीडियो शुरू से देख रहे हैं, चूँकि मैं ये वीडियो अप्रैल में जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अप्रैल से जो है अपलोड करूँगा, मतलब अभी रिकॉर्ड करके अपलोड करूँगा, तो मैं अप्रैल में ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप इसे बाद में देख रहे हैं कभी, तो आप बाकी सभी क्लासेस को समय निकाल के ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो सके। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अपने पहले क्लास को शुरुआत करते हैं। पहले क्लास को आप जो है पार्ट 1 भी कह सकते हैं, तो ये पार्ट 1 है। और इस पार्ट 1 में मैं आपको समझाऊंगा कि आपका जो बुक है उसका जो पहला चैप्टर है, इसका नाम है संसाधन एवं विकास। मैं आपको एक बार बुक का पीडीएफ दिखा देता हूं और फिर मैं आपको ऐसे ही नोट से पढ़ाऊंगा। तो एक बार आप पहले पीडीएफ देखिए। तो ये रहा वो बुक। ओके, यहाँ पर है बुक, देख सकते हैं। थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको पूरा पीडीएफ बेहतर तरीके से दिखाई दे। तो ये देख सकते हैं, ये है आपका बुक। और बुक का पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास। और इसमें सारी चीज़ें डिटेल में लिखा हुआ है, क्या है नहीं है। और जो संसाधन, संसाधन के प्रकार, मृदा, मृदा के प्रकार, चैप्टर में जिस प्रकार से फोटो, इमेज और मानचित्र की मदद से चीज़ों को समझाने का प्रयास किया गया है, मैं उससे रिलेटेड और भी फोटो और जो चीज़ें हैं उसको समझाते हुए आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगा। अब आइए पीपीटी पर आते हैं और चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहले तो आप पॉइंट को समझिए कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ने के लिए दिया गया है। तो संसाधन एवं विकास में सबसे पहले आपको यह समझना है कि आखिरकार संसाधन है क्या। तो पहला जो टॉपिक आपको क्लियर करना है वह संसाधन की परिभाषा समझना है कि संसाधन की सही परिभाषा क्या होनी चाहिए। क्लास 6, 7, 8 यहाँ से ही आपको संसाधन की परिभाषा पढ़ाई जाती है। संसाधन क्या है, हमारे आसपास में प्रयोग की जाने वाली वस्तुओं को हम संसाधन कहते हैं। लेकिन क्लास 10th के लिए एक सही परिभाषा क्या होना चाहिए, चूँकि आप क्लास 10th में आ चुके हैं, एक बड़े बच्चे हैं, तो बड़े बच्चे के तौर पर आपको एक डिटेल में समझना होगा कि संसाधन की क्या परिभाषा होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको तो समझना संसाधन की परिभाषा, फिर संसाधन का वर्गीकरण और संसाधन का प्रकार, ये दोनों ही अलग चीज़ें होता है। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको समझना है। कई बार बच्चे संसाधन का वर्गीकरण और प्रकार को एक ही समझ लेते हैं। तो वर्गीकरण का क्या आधार होता है, प्रकार, तो इसे आधार में बांटा सकता है। फिर हम संसाधन का अलग अलग प्रकार देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग संसाधन का वर्गीकरण देखेंगे और उस आधार पर संसाधन के कितने प्रकार है उन प्रकारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और फिर मुख्य रूप से संसाधन का किस प्रकार से विकास किया जा सकता है इसे समझेंगे। संसाधन नियोजन क्या है और भारत में संसाधन नियोजन किस प्रकार से होता है, ये दोनों ही चीज़ें हमें समझना है। यहाँ पर ही ख़त्म नहीं होता है, चैप्टर बहुत बड़ा है और इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें सीखने को दिया गया है। इन सभी चीज़ों को समझाने के बाद इस चैप्टर में जो मेन मुद्दा दिया गया है वो है भू संसाधन, यानी पूरे डिटेल में मृदा के बारे में सीखने के लिए दिया गया है, जिसमें हम लोग भू संसाधन यानी मृदा के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम समझेंगे कि भारत में जो भूमि का उपयोग है वो किस प्रकार से किया जाता है और क्या कारण है कि भूमि खराब हो रहा है। और अगर भूमि खराब हो रहा है यानी कि निम्नीकरण हो रहा है, तो उसका संरक्षण का क्या उपाय है, हमें उपाय को भी देखना है। और फिर पूरे डिटेल से हम लोग मृदा संसाधन यानी मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि भारत में मृदा का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, कितनी प्रकार की मृदाएं भारत में पाई जाती है और मृदा का अपरदन क्यों हो रहा है और उस अपरदन से बचाने के लिए जो संरक्षण के तरीके हैं वो कौन कौन से तरीके हैं। तो इतना देखने के बाद आपको एक चीज़ का तो अंदाजा हो गया कि इस चैप्टर में छोटा नहीं है, ये बड़ा चैप्टर है और इसमें बहुत सारा चीज़ें सीखने के लिए दिया गया है। एक एक करके शुरू करते हैं।
सबसे पहले शुरुआत करते हैं संसाधन की परिभाषा से। हमारे बुक में एक इस प्रकार का फोटो दिया गया है। ये फोटो क्या कहता है पहले मैं आपको समझाता हूँ। इस फोटो के माध्यम से कहने का प्रयास किया गया है कि जो मानव है वो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किस पर, किन चीज़ों पर निर्भर है। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें उनको मिलता है या तो वो प्रकृति से मिलता है, जिसे हम लोग भौतिक पर्यावरण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको कुर्सी चाहिए, तो कुर्सी के लिए आप क्या क्या लेंगे, या तो आप लकड़ी लेंगे या तो आप लेंगे लोहा। दो चीज़ों का कुर्सी बना सकते हैं। लोहा लेंगे या तो आप एल्यूमिनियम ले सकते हैं, एल्यूमिनियम का कुर्सी बना लीजिए, या एल्यूमिनियम का नहीं बनाइएगा तो आप स्टील का बनाइएगा। तो आपके पास कई सारे विकल्प हैं। लकड़ी लीजिएगा तो ये भी प्रकृति से ही प्राप्त होता है। लोहा, एल्यूमिनियम, स्टील, ये सारी चीज़ें भी कहाँ से प्राप्त होता है, प्रकृति से ही प्राप्त होता है। तो एक प्रकार से यह जो कुर्सी है इसको बनाने के लिए मानव ने कहाँ से अपने संसाधन की पूर्ति करा है, प्रकृति से। लेकिन क्या केवल लकड़ी लेने से, केवल लोहा लेने से, केवल एल्यूमिनियम लेने से, केवल स्टील लेने से आप कुर्सी बना लीजिएगा? नहीं। इस कुर्सी के लिए आपको किसी न किसी प्रौद्योगिकी का जरूरत पड़ेगा, छोटे मोटे औजार पड़ेंगे या बड़े बड़े फैक्ट्री का जरूरत पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि मानव अभी जो मानव है, आधुनिक मानव, वो प्रकृति पर केवल निर्भर नहीं है, बल्कि उसको एक और चीज़ का जरूरत पड़ेगा और वह है प्रौद्योगिकी। और इन प्रौद्योगिकी को चलाने के लिए किसी संस्था का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो तीसरी जो आवश्यकता है वह है संसाधन। और इन सब के बीच किसका संबंध है? मानव का संबंध है। यानी प्रकृति का संबंध मानव से है, प्रौद्योगिकी का भी संबंध मानव से है, और संस्थाओं का भी संबंध मानव से है। और मानव, ये दोनों एक दूसरे के बीच का संबंध है, मतलब दोनों एक दूसरे के बिना अधूरा है। तो यही इस फोटो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। और इससे एक और चीज़ होता है कि मानव केवल प्रकृति में प्राप्त वस्तुओं का उपयोग करके संसाधन नहीं बना सकता है, उसमें कई और चीज़ें जरूरी होता है। और इसी के आधार पर हमारे संसाधन का परिभाषा यहाँ से निकल के आता है। तो संसाधन की सही परिभाषा कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, हमारे बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। और हमारे पर्यावरण में, हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण तो आप समझते हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो हमारा जो पर्यावरण है उसमें उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, जो भी वस्तु है, छोटे से कण से लेकर के बड़े बड़े विशाल वृक्ष, विशाल समुद्र, वह सभी क्या है, पर्यावरण है। और वह सभी वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की क्या करती है, पूरा करती है, यानी हमारे लिए हमारी आवश्यकता को पूरा करता है या पूरा करने में प्रयोग में लाई जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण, उसे हम संसाधन कहते हैं। लेकिन एक चीज़ आप याद रखिए, मान लेते हैं कि कोई संसाधन है लेकिन जिसे बनाने के लिए हमारे पास क्या है, प्रौद्योगिकी नहीं है, माने हमारे पास फैक्ट्री नहीं है। प्रौद्योगिकी की जगह पर आप फैक्ट्री लिख सकते हैं या तो आप उद्योग लिख सकते हैं, या तो वो आर्थिक रूप से संभव नहीं है, यानी उसमें इतना खर्च हो रहा है कि उतना पैसा हमारे पास नहीं है, तो भी वो क्या है, संसाधन नहीं है। दूसरा, जिसे हम आर्थिक रूप से संभव, यह संस्कृति, हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचती है, वैसे संसाधन है, तो भी वो हमारे लिए संसाधन नहीं है, वह संसाधन मान्य नहीं होगा। अब इन तीनों शब्द को समझना होगा हमें, और इन तीनों शब्द को समझने के लिए आइए एक उदाहरण आपके लिए पेश करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग को पीछे जाना पड़ेगा, यहाँ पर ही मैं आपके लिए उदाहरण बनाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि ये एक पर्वत है, बहुत बड़ा पर्वत है, आप इसे समझिए, खाली जगह यहाँ पर था मैं इसलिए लेकर आया हूँ। और इस पर्वत से 1000 फीट के गहराई पर आपको यहाँ पर 10 किलो सोना मिल रहा है, 10 किलो सोना। तो अब आप समझिए कि इस 10 किलो सोना को निकालने के लिए सबसे पहले ये जो विशाल पर्वत दिख रहा है, इस पर्वत को हटाना पड़ेगा, फिर आपको 10,000 फीट नीचे जाना पड़ेगा, या फिर 1000 फीट जाना पड़ेगा नीचे, और तब जाकर के आपको क्या मिलेगा, जो ये 10 किलो सोना मिलेगा। और इस 10 किलो सोना के लिए आप कितना जाइएगा, 10,000 या 1000 फीट नीचे जाइएगा, तब जाके आपको ये मिलेगा। और 10 किलो सोना निकालने में इतना खर्च हो जाएगा कि उस 10 किलो सोना का कोई कीमत नहीं रहेगा, इसीलिए हम इसे नहीं लेंगे। इसे कहते हैं आर्थिक रूप से संभव्य, यानी कि पैसा भी मतलब कि लगना चाहिए, मतलब इतना ही खर्च होना चाहिए जितना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। तो ये चीज हो गया कि जितना मुझे संसाधन प्राप्त हो रहा है उसमें हमें मिनिमम खर्च होना चाहिए, कम से कम खर्च होना चाहिए, तब हम उन संसाधन की ओर जाएंगे। दूसरा, आप समझिए कि कोई एक ऐसा स्थान है जहाँ मंदिर है, ठीक है, कल्पना कीजिए कि एक कोई मंदिर है, और उस मंदिर के नीचे बहुत कोयला का भंडार मिल गया, ठीक है, कोयला का भंडार, कोयला
का भंडार। और ये मंदिर भी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और ये बहुत पुराना है, लगभग 100 साल पुराना है, 1000 साल पुराना है, आप ऐसा समझ लीजिए, 1000 साल क्या है, पुराना है। और ये बहुत विशाल मंदिर है, बहुत ही बड़ा मंदिर है और इस मंदिर को फिर तोड़ करके बनाया भी ना जा सकता है। आज टेक्नोलॉजी इतना भी आगे हम नहीं आए कि इस मंदिर को तोड़ के बना सकते हैं वैसा सेम टू सेम। तो अब आप कल्पना कीजिए कि क्या इस मंदिर को तोड़ के इसके नीचे से ये कोयला निकालना संभव है? नहीं संभव है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसके विरोध में आ जाएंगे, जो क्या है इनसे जुड़े हुए हैं। तो अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो परंपरा है, हमारी जो धार्मिकता है, उस पे ठेस पहुँच रहा है। तो हमारे लिए वो संसाधन ज़ीरो मान होगा, हमारे लिए वो किसी मान का नहीं रहेगा। तो इस आधार पर हम क्या देखते हैं कि आर्थिक रूप से संभव तो होना चाहिए, प्लस हमारी संस्कृति के लिए भी वो क्या होना चाहिए, मान्य होना चाहिए। ये एक छोटा सा उदाहरण आपके लिए पेश किए, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जो संस्कृति पर आधारित होते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें जो है संभव होना चाहिए कि हमारी संस्कृति भी उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, आर्थिक रूप से वो संभव होना चाहिए, माने उसमें ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के उसे हम क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। तो ये परिभाषा आप कॉपी में लिख सकते हैं याद करने के लिए, संसाधन क्या है, और इसे आसानी से लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। तो देखिए, संसाधन का वर्गीकरण करने का मतलब होता है संसाधनों को बांटना। तो संसाधन को कैसे बांट सकते हैं? एक तो होगा कि संसाधन वैसा होगा जो प्राकृतिक से प्राप्त होगा, तो पहला होगा प्राकृतिक, और दूसरा वैसा संसाधन होगा जो मानव खुद बनाएंगे, तो वो हो जाएगा मानवीय संसाधन। अब प्रकृति में भी दो प्रकार का संसाधन होता है, एक ऐसा होगा जो नवीकरणीय होगा, यानी जो बार बार प्रयोग किया जा सकता है, एक बार में खत्म नहीं होगा, और दूसरा होगा अनवीकरणीय, जो एक बार के प्रयोग के बाद ही क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब नवीकरणीय की बात करें तो नवीकरणीय में भी ऐसा होता है जो सतत होता है, पूरी तरह से लगातार, वो कभी खत्म नहीं होगा। और एक ऐसा होता है जैव होता है, जैव माने कि वो खत्म होगा लेकिन वो फिर से बन जाएगा। जैसे कि पेड़ पौधे खत्म तो होंगे लेकिन फिर से बन जाएंगे, तो वन ये प्रकृति के है, ये जैव है। और वन जीव जानवर ये भी खत्म होंगे लेकिन फिर से बन जाएगा, कम समय में ही वो बन जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं, जैव कहते हैं। अब देखिए, अनवीकरणीय संसाधन का भी दो रूप है, एक ऐसा होगा जो पुनः चक्रीय होगा, माने कि उसको फिर से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि धातु है, धातु आपका किस में आता है, अनवीकरणीय संसाधन में आता है। तो बताइए लोहा क्या है, लोहा अनवीकरणीय संसाधन है, और ये कैसे है, पुनः चक्रीय है, मतलब कि एक बार मान लेते हैं कि लोहा का मैंने गेट बनवा लिया, तो वो गेट फिर से उसको तोड़ के हम दूसरा चीज बना सकते हैं। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो अचक्रीय होते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, जैसे कि आप अपने गाड़ी में जो पेट्रोल डालें, वो पेट्रोल एक बार डाले खत्म हो गया, फिर से वह वापस नहीं आएगा। इन्हें ये सारी चीजें प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। जबकि जो मानवीय संसाधन जैसे संरचना या संस्थाएं, मान लेते हैं कि संरचना की अगर हम बात करें, स्कूल, स्कूल क्या है, संरचना है, इमारत वगैरह जितने भी चीज आता है, इमारत वह संरचना है। उसी प्रकार से संस्थाएं जो है वो मानव बनाता है, जैसे कि परिवार हो गया, या कोई एक ऐसी संस्था हो गई जो लोगों के भला के लिए बनाया जाता है, तो ये सारी चीजें मानव खुद बनाता है, और इसमें मात्रा और गुणवत्ता की भी जांच की जाती है। संसाधन का वर्गीकरण के बाद हमें पढ़ना है संसाधन का प्रकार। अब संसाधन का प्रकार जो है अलग अलग आधार पर होता है। जैसे उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के संसाधन होते हैं, पहला होता है जैव और दूसरा होता है अजैव। और समाप्यता के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, पहला नवीकरण योग्य और दूसरा होता है अनवीकरण योग्य संसाधन। तो समाप्यता के आधार पर भी दो प्रकार के संसाधन होते हैं। स्वामित्व के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। और विकास के स्तर पर भी 4 प्रकार के संसाधन होते हैं, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। अब ये जितने भी 4 मुख्य प्रकार हैं, इन्हें आप एक वीडियो में नहीं, जो है इस वीडियो में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, तो इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये चारों प्रकार को बिल्कुल डिटेल में समझेंगे एग्जाम्पल के साथ, ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकिए। फिलहाल आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए, ये जो आपका प्रकार है और इसे याद रखिए। परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं, तो आपको जवाब देना पड़ेगा 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, पहला होता है जैव और दूसरा क्या होता है, अजैव। ओके, तो यहाँ पर हमने सीख लिया
वर्गीकरण और फिर हमने सीख लिया प्रकार। अब यहाँ पर अपना क्लास समाप्त होता है और पार्ट 2 में हम लोग इसके आगे के वीडियोज़ के बारे में समझेंगे। हो गया। अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखे होंगे, और अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़िए मेरे साथ। और मैं शुरू से ही आप सबों का जो एसएसटी का सिलेबस है वो मैं आपके लिए कंप्लीट करूंगा, क्योंकि अब हम लोग शुरू से आपके लिए वीडियोस डाल रहे हैं और ये अप्रैल से ही हम वीडियो डाल रहे हैं, तो आपका जो लास्ट तक जो आते आते हम लोग पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। और मेरा कोशिश रहेगा कि जल्द से जल्द इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाए, ताकि आप दूसरे विषयों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सके। तो आप इसको जरूर देखिए, जुड़िए हमसे, अपने दोस्तों के साथ, दोस्तों को भी जुड़ने के लिए कहिए, और आप डेली समय निकाल करके वीडियो जरूर देखिए ताकि आपको सीखने को भी मौका मिले। और कॉपी और कलम लेके बैठिएगा ताकि आपको जो समझ में नहीं आए और जो बढ़िया से समझ में आए उन दोनों ही चीज़ों को लिखा करें, और जो समझ में नहीं आए वो हमसे पूछा कीजिएगा कमेंट के माध्यम से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, के लिए हम आपको सिखाएंगे। तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर आप पूरा वीडियो देखें हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।